दो तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो डिफिकल्ट टू डील विद, कि अभी तक कोई ऐसा हमारे पास ट्रीटमेंट आसान सा नहीं आया कि हम वो कोई गोली दे दें, कोई टीका दे दें, उससे फिर परमानेंट ये ठीक हो जाए। और दूसरी ये डिस्ट्रेसिंग प्रॉब्लम है, ये पेन के अलावा सब फर्टिलिटी या कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो और वो होती हैं रिलेटिवली यंग एज में, तो उसको डील करना काफी प्रैक्टिस में मुश्किल होता है कि पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाए और खुश खुश जाए घर, ऐसा नहीं। इसलिए और दूसरा, इम्तिहान में ये काफी कॉमनली पूछा जाता है, काफी कॉमनली पूछा जाता है, तो इस दो वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैंने सोचा पहले तो 10-15 मिनट में मैं रिव्यू कर लूं आपके साथ एंडोमेट्रियोसिस, आप सबको आता है, पढ़ा हुआ है आपने, लेकिन फिर भी जस्ट बर्ड्स आई व्यू जिसको कहते हैं वो सब्जेक्ट का कर लेते हैं। फिर दो मैंने केस हिस्ट्रीज बनाई हैं, उनको डिस्कस कर लेंगे। पॉसिबली उस तरह का फॉर्मेट ही आपको टॉक्स में या इम्तिहान में आएगा। अब एंडोमेट्रियोसिस की डेफिनेशन है प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियल लाइक टिश्यू आउटसाइड यूट्राइन कैविटी, आपको पता ही है। और आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, लुबना कुछ कह रही हैं, जी फरमाइए। नहीं, आप ऐसी बात करें। इतना कॉमन है कि नियरली 40-60% विमेन को ये पेन या कुछ ना कुछ कॉज करता है, और जब सब फर्टिलिटी के पेशेंट्स आए उनमें 1/3 में एंडोमेट्रियोसिस पॉसिबिलिटी है, सो फेयरली कॉमन। और जब इसका पहले से ही मैं बताऊं, क्योंकि आसान नहीं है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, पेशेंट आती है पेन कंप्लेंट करती है, या पेन ड्यूरिंग मेंसेस या पेन अदरवाइज। आप पेन की अगर आप वजह देखें, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएं, तो एंडोमेट्रियोसिस के अलावा एडिनोमायोसिस, फाइब्राइड विद सम कॉम्प्लिकेशन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एडिशंस हो, फिर ओवेरियन सिस्ट उसकी कॉम्प्लिकेशन हो, तो ऑलमोस्ट कोई भी सब्जेक्ट गायनी का नहीं रह जाता जो इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में नहीं आता। उसके अलावा इवन नॉन गायनिकोलॉजिकल कॉजेस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यूटीआई, और कहीं का कैंसर कोलन का, या वो भी एक तरह अदर्स के डिफरेंशियल डायग्नोसिस की लिस्ट में आ जाता है। सारी क्रोनिक पेल्विक पेन है ना उनकी डिफरेंशियल, हाँ जो भी वही क्रोनिक, हाँ सारा वही सारी गायनेकोलॉजी आ गई समझो। जी सर, सारी गायनी। तो फिर इसकी जनरली सिम्टम्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट कुड बी एसिम्प्टोमेटिक, और कोई खास इसकी स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, लेकिन डिस्मेनोरिया हो सकता है। डिस्मेनोरिया इसका बड़ा स्पेशल है कि ड्यूरिंग ब्लीडिंग ऐसा सा पेन ज्यादा होती जाती है, और लास्ट डे ऑफ मेंसेस पे मैक्सिमम पेन होती है। ये बड़ा याद रखने वाली बात है, अंडरलाइन कर लीजिए। कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया जिसको कहते हैं, जो पीआईडी में होता है, उसमें पेन 2-3 दिन पहले शुरू होती है, और पहले ब्लीडिंग के पहले दिन वो रिलीफ हो जाती है उसकी। ये देखें तो बड़ा फर्क है दोनों में। डीप डिस्पायूनिया होता है इसमें, सब फर्टिलिटी भी हो सकती है, या कोई और सिम्टम। फिर जब उसको एग्जामिन करें साइंस, इट कुड वेल बी ऑन पेल्विक एग्जामिनेशन नॉर्मल पेल्विस, लेकिन अगर आपको कोई पाउच ऑफ डगलस में पोस्टीरियरली
कोई नोड्यूल फील होता है वो बड़ा स्पेसिफिक है इसका, या साइड पे ओवेरियन एनलार्जमेंट या retroverted fixed uterus. मैं दोहराता हूँ साइंस, it could be normal nodule in Pouch of Douglas, retroverted fixed uterus, या एडनेक्सा में कोई ओवेरियन एनलार्जमेंट। इसकी इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड में ओवेरियन सिस्ट हो सकती है छोटी सी विद हेमरेज, या अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं नजर आता, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इज लैप्रोस्कोपी। उसके जरिए आप इसके ग्रेडिंग कर सकते हैं 1 2 3 4। एमआरआई अल्ट्रासाउंड के अलावा सीटी में कोई ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। एमआरआई की भी लिमिटेड वैल्यू है, 60-70% में वो यूजफुल है, हर एक में नहीं। और CA 125 नॉन स्पेसिफिक है, इज नॉट ऑफ मच यूज। फिर मैनेजमेंट में पहले तो पेन की दवाई दीजिए कोई, फॉर रिलीफ ऑफ पेन, एनी एनर्जेटिक। दूसरा हार्मोनल ट्रीटमेंट है इसका, जो OCP से लेकर ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, नॉरेथिस्ट्रोन की कोई प्रेपरेशन, even Marina loop inside the uterus, GnRH analogs, ये सारे के सारे दिए जा सकते हैं, लेकिन सब के सब टेम्परेरी रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, क्यूरेटिव नहीं है। तो अगर मेडिकल ट्रीटमेंट क्यूरेटिव नहीं है तो फिर सर्जरी एंडोमेट्रियोसिस में दो तरह की जा सकती है, या कंजर्वेटिव या फिर TAHBSO, टोटल हिस्टेक्टमी विद BSO। विद BSO कहना जरूरी है क्योंकि ये डिजीज ओवेरियन डिपेंडेंट, जब तक ओवरीज रहेंगी डिजीज कैन रिमेन इवन आफ्टर हिस्टेक्टमी। So removal of ovaries only provides the cure. लेकिन इसके साथ ही याद रख लीजिए, अगर आपने BSO कर दी है, उनको HRT दी जा सकती है इन स्पेशली यंग विमेन में। एक बात याद रखिए कि जिनकी कंजर्वेटिव सर्जरी होती है, nearly 50% की रिपीट करनी पड़ती है, मतलब
unless you remove ovaries, और स्पेशल सब फर्टिलिटी जिन पेशेंट्स को है विद एंडोमेट्रियोसिस, उसमें टेक्निकली सारी बातें तो ठीक होती है, हस्बैंड सीमेंट ठीक होता है, ओवुलेशन ठीक होती है, ट्यूब्स ठीक होती है, लेकिन फिर भी इन प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस सब फर्टिलिटी है बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। उनका ट्रीटमेंट है ART, उसका भी सक्सेस रेट दूसरे मरीजों की निस्बत थोड़ा कम है, लेकिन ट्रीटमेंट वही है। किताबों में अक्सर लिखा हुआ है कि सर्जरी के बाद उनको हार्मोनल ट्रीटमेंट दो, इंजेक्शन ज़ोलाडेक्स दे 3 से 6, लेकिन स्टेटिस्टिकली कोई खास उनका फायदा नहीं है। नहीं, मैंने तो ये बर्ड्स आई व्यू है एंडोमेट्रियोसिस का, मोटा मोटा आपको बता दिया। इस पे अभी कुछ कहना है, किसी ने पूछना है तो पूछ लीजिए, वरना हम केस हिस्ट्रीज की तरफ चलते हैं। सर एक क्वेश्चन है। जी सर एग्जाम में आया था, उन्होंने एंडोमेट्रियोसिस की पिक्चर दिखाई थी जिसमें डीप एंडोमेट्रियोसिस थे, और उस पे पेशेंट को इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट देनी थी। तो डीप एंडोमेट्रियोसिस जब हमारे पास आ जाए और हमने इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट देनी होती है, तब भी हम उसको एडिनोलाइसिस करते हैं, उसके बाद हम उसको IVF करते हैं कि नहीं? हमने IVF देनी थी। जी जी, तो आपने सही सवाल पूछा। अगर एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस है, प्रेफरेबली पहले उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट दीजिए, जिसमें जैसे आपने कहा डीप एंडोमेट्रियोसिस है जहाँ पे वो दी, चूंकि पेशेंट को सिर्फ सब फर्टिलिटी नहीं है, वो एंडोमेट्रियोसिस के साथ पेन भी है जी, और सर्जरी डज प्रोवाइड सम रिलीफ, नॉट टोटल रिलीफ, सम रिलीफ। पहले सर्जरी दीजिए, सर्जरी के बाद मैंने अभी भी बोला है कि इंजेक्शन ज़ोलाडेक्स 3 या 6 दिए जाते हैं, किताब में लिखा हुआ है, लेकिन स्टेटिस्टिकली उनका कोई खास फायदा नहीं है फर्टिलिटी के लिए। ठीक है जी, इम्तिहान में आप यही कहिए इस तरह से। ठीक है जी। और फिर सर्जरी करने के बाद उसको ART एडवाइस कीजिए। ठीक है सर। इस साथ ही बोल दीजिए इस ART ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट उतना नहीं जितना नॉर्मल होता है, थोड़ा कम है। नंबर 2, डोज ऑफ गोनेडोट्रोपिन ज्यादा होती है और रिस्पॉन्स निस्बतन कम होती है। ये ठीक है 3 जी, फिक्रे बोलिए आप ठीक है जी। कि डीप एंडोमेट्रियोसिस है तो पहले, और सब फर्टिलिटी है, पहले आप जी सर्जरी करेंगे, जी, फिर पॉसिबली उनको ज़ोलाडेक्स के 3 या 6 टीके लग सकते हैं। साथ ही बोल दीजिए स्टेटिस्टिकली कोई खास एडवांटेज नहीं है, लेकिन रूटीन प्रैक्टिस में है। फिर ART करेंगे, ART में डोज ऑफ गोनेडोट्रोपिन ज्यादा लगेगी, रिस्पॉन्स पोरर है, लेकिन सक्सेस रेट है। ठीक है जी। ये बोलिए। थैंक यू सो मच। और कुछ? अगर नहीं और कुछ तो चले फिर। पहले डॉक्टर कोमल बोली थी मर्दान से। आप हैं जी कोमल? जी जी सर। जी, हमारा केस है एज 25, मैरिड फॉर 3 years। जी सर। आपके पास आई है विद पेन एब्डोमेन। सर सर मैरिड फॉर। जी मैं, जी पूछिए क्या कहना चाहते। सर दोबारा रिपीट कर ले, आवाज कट रही थी। हाँ जी, रिपीट कर ले, आवाज कट रही हाँ थी आप सर। रिपीट कर।
पेशेंट की एज है 25, जी married for 3 years, जी complains of pain particularly during menses, जी सर and failure to conceive in 3 साल। जी सर और जब आपने उसको एग्जामिन किया, she has जी a cystic mass on left side 5 centimeter by 5 centimeter, और जो टेंडर भी है, और यूट्रस की मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड। जी सर दोहरा दो तो काफी है, सर काफी है। चले जी सर ये फरमा दीजिए। Assalamu alaikum, sir. My name is Dr. Komal Ali, one of the exam candidate. I have read the instruction. I am ready for structured discussion. After my introduction, I will take the formal introduction of my patient and then we'll go in the details of the presenting complaint that are given to me as pain lower abdomen, and also she's keen to conceive. So first of all, I will go for the details of pain, that is its site, onset, duration, characteristic, progression, any medication she has taken, any other relieving or aggravating factor, and any association with micturition or defecation, as it has also association with menstruation. So I will ask about its progression with menstruation, and then after that I will ask about how is it affecting her quality of life, and whether it is radiating to any site or not. And after that I will, as my patient is also keen to conceive, so I will ask about the whether the couple is living together or not, what is the coital frequency, and is there any history of dyspareunia or any other coital difficulty. And then I will ask about whether it is her first marriage or not, and what is her husband age, and what is his job, any history of radiation, surgery, or any infection or other medical illness. And then I will rule out other causes of the subfertility, like I will ask about any history of acne and hirsutism to rule out PCOS, any history of weight gain and heat or cold intolerance to rule out hypothyroidism, any history of galactoria or headache, visual disturbances to rule out hyperprolactinemia, any history of pervaginal discharges or instrumentation, or any history of contraception like IUCDs, etc., to rule out एक मिनट tubal patency. And then एक after that I will मिनट रुकिए। go for her चलो menstrual history, in which I will ask मैं about पास her लेता हूँ बेटा। LMP, the regularity of her cycle. जी sir. जी बस चलते चले। The regularity of her cycle, and any history of heavy menstrual bleeding, etc. And then after that I will ask about her past medical history, surgical history, family history, drug history, and addiction history, and any history of blood transfusion, or social history. And if anything will be found significant, I will further elaborate that. And after that, sir, I will ask about any investigation she has already done. I would like to review that. After history, I will go for the examination, in which I will first of all do her general physical examination, and will check her weight and height to calculate her BMI. Then we'll take her vitals in with blood pressure in millimeter of mercury, and pulse rate and respiratory rate, and temperature. And then after that I will check the signs of pallor on the undersurface of tongue, and hands and conjunctiva. And then I will go for thyroid examination. Then a brief यहीं पे रुक जाइए, यहीं पे रुक जी जाइए। गुड, सर। आपने बड़ा अच्छा बोला, सब कुछ डिटेल में बोला, लेकिन डू यू रियलाइज ये सारे बोलने में आपके 6-7 मिनट तो लग गए। नो सर 3 मिनट्स लगे। तो आपको तो टोटल वहां पे 8-9 या मैक्सिमम 10 मिनट मिलते हैं। अभी हम आपने इस 6-7 मिनट में हिस्ट्री मुकम्मल की सर मैंने हिस्ट्री 3 मुकम्मल, मिनट्स में किए। है ना? तो इसलिए थोड़ा सा इसको कंसाइज कीजिए, फोकस कीजिए। मतलब पहले जी आपके सर। सवाल बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उसके बाद जब फर्टिलिटी के ऊपर आई, इतना कह देना काफी था कि अब तक उसकी
सब फर्टिलिटी की क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, क्या ट्रीटमेंट हुआ है। फिर आप जी सर। टर्म और ये वो सब पे चली गई फिजिकल एग्जामिनेशन पे। लेकिन जी सर। थोड़ा सा इसको, पहला पार्ट आपका बिल्कुल सही था इन मेकिंग ए डिफरेंशियल डायग्नोसिस, लेकिन जी सर। उसके बाद आप गुम हो गई वापस हिस्ट्री में, वही थर्ड ईयर वाली हिस्ट्री कि जी ये भी पूछ लूंगी, वो भी पूछ लूंगी, वो भी पूछ लूंगी। वो ये सर वो तो सब पहले फर्टिलिटी के काज को रूल। देखिए ना, आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपको उसके जी अंदर सर। अंदर फिक्स करना है। मैंने नहीं कहा आपने कोई शायद जी गलत सर। पूछी है, आपने सब बातें सही पूछी हैं, लेकिन सही को इस तरह से बोलिए कि आपका टाइम जो है 3-4 मिनट में वो पूरा हो जाए, जी फिर सर। 1-2 मिनट में फिजिकल एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन हो जाए, फिर जी 1-2 मिनट में उसका ट्रीटमेंट भी हो जाए। सर। तो ये थोड़ा सा आपको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। मतलब जी सर। ऐसा पेशेंट आप सबके लिए, ऐसा पेशेंट, पहला इन्होंने सही बोले सारे सवाल कि आपने हिस्ट्री में डिफरेंशियल डायग्नोसिस के सारे सवाल पूछने जो इन्होंने पूछे, कि इन्होंने पूछा डिस्पायूनिया किस तरह का है, पेन किस तरह की है, यूरिनरी बॉल सिम्टम के साथ कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है, डिस्पायूनिया वगैरह, ये सारा इन्होंने पूछ लिया। वो आप एग्जामिनर को बता रहे हैं कि ये केस है, इसका ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, उसके रिलेटेड मैंने ये सारे सवाल जी पूछे। फिर नेक्स्ट उसकी दूसरी कंप्लेंट है सब फर्टिलिटी, और सब फर्टिलिटी में आप चूंकि इसको अगर अकेली सब फर्टिलिटी होती तो फिर मैं उसकी डिटेल भी पूछता, वो इसका सब सेट है सब फर्टिलिटी, जी सर। तो इसलिए उसका इतना सा सवाल कि अब तक सब फर्टिलिटी के लिए क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है और क्या ट्रीटमेंट हुआ, जी सर। ये 5 सेकंड लगे मुझे कहने में। जी फिर सब फर्टिलिटी ये 2 इसकी थी, आपने दोनों की हिस्ट्री ले ली, फिर कहिए आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन डिस्क्राइब करना शुरू किया, वो नहीं, आप लफ्ज इस्तेमाल कीजिए, आफ्टर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आई विल डू हर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एंड पेल्विक एग्जामिनेशन। जी सर। उसमें कोई खास चीज जो कहना चाहती हैं आप, वो बोल दीजिए कि एनी टेंडरनेस और मैस एब्डोमेन, जी सर। और पेल्विक में यहाँ पे ये बोल लीजिए ताकि एग्जामिनर को पता हो कि एनी जी नोड्यूल सर। इन पाउच ऑफ डगलस यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स के साथ, और एनी टेंडरनेस और यस मैस, सर। इतना बोलिए ताकि आप ये सारा कुछ मुकम्मल करके 5-6 मिनट में, बाकी 3-4 मिनट में आप फिर इसकी आप इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगी, फिर ट्रीटमेंट क्या देंगी, वो भी, वो ज्यादा उसको डायलेट करने की जरूरत है। अगर आपने जी सर। 7-8 मिनट पे लगा दिए, उसको डायलेट नहीं कर सकेंगे आप। आई एम जी सॉरी, सर। लेकिन यही छोटे छोटे बात मैं जब आपका ये क्लास लेता हूँ, मैं कोई नई बात बिल्कुल नहीं बोलता, सब किताब की बातें हैं, जी सर। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको बताऊं प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, आपने अपना टाइम कैसे बचाना है, जी सर। ताकि उस टॉक स्टेशन पे जब आप उठे, आप पूरे सवालों के जवाब दे चुके हो, आपको पूरे पूरे नंबर मिले। जी सर। तो इस तरह जैसे मैंने कहा, अगर आप हिस्ट्री पे ही हैं, घंटी बज गई तो आपको तो पास मार्क्स भी नहीं देगा वो। जी सर। तो आप लोगों का पहले आपने अपना नाम बोला, मैंने मान लिया, लेकिन ना बोलने के आफ्टर म्यूचुअल इंट्रोडक्शन 2 सेकंड में ये लफ्ज कहा जा सकता है, फिक्रा। जी आपको सर। अपना नाम बोलने की जरूरत नहीं, उसका नाम पूछने की जरूरत नहीं है, आफ्टर म्यूचुअल इंट्रोडक्शन जी 2 सर। सेकंड में ये बोल दिया।
So try to save your time. Try to save your time. Right? चाहे मैं आपको 5 मिनट और देता हूँ, समझे हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया, आगे चलिए। जी सर। मैं जी सर। टाइम है 5 मिनट में आपने ये मुकम्मल करना, आगे चलिए। जी सर। Sir, Yes. after examination, I will go for the investigation, in which after all the baseline investigation, I will go for specific investigation, in which I will do the transvaginal scan to check for the the endometrial thickness, endometrial myometrial junction, and myometrial texture, and any endometrial pathology. And after that, I will go for the sir. I will check any subfertility investigation already done. I will check that, and after that, sir, I will go for the management option, in which I will first of all आप थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन आपने कह दिया, मैं उसका टीवीएस करवाऊंगी, तो उसके साथ बोलिए कि if necessary I will do MRI to find out, वो मैंने सिस्ट बोली है ना? जी सर। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं MRI बेहतर बताती है टीवीएस से, तो वो भी करूंगी। और फिर उसके बाद इफ नेसेसरी यहीं पे बोलिए इन्वेस्टिगेशन में आई विल डू लैप्रोस्कोपी, फिर ट्रीटमेंट। सर वो तो मैं लेप्रोस्कोपी सर मैनेजमेंट में नहीं बताऊंगी सर। हम मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट का पार्ट होता ना, ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो मैनेजमेंट का पार्ट है। फिर आ गया ट्रीटमेंट। मैनेजमेंट के दो हैं, एक पार्ट, एक इन्वेस्टिगेशन, एक ट्रीटमेंट। के फर्दर क्या इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड है लैप्रोस्कोपी, सो उसका बोलना बड़ा जरूरी है। फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर आएंगी आप ट्रीटमेंट। चले फिर बोलिए ये इन्वेस्टिगेशन से आगे फिर बोलिए। कोमल। हेलो। हेलो। जी जी सर। अब सर आवाज कट गई थी। हेलो। हाँ जी, फिर बोलो ना। जी जी अब आ रही है सर। बोलिए बोलिए जल्दी सर बोलिए। सर तो हमारा Sir, जी sir, then I will do MRI to check the features of the cyst, and then I will go for the laparoscopy if necessary, diagnostic laparoscopy. And after that, sir, इफ I will नेसेसरी कहाँ consult से my आ गया? इफ नेसेसरी कहाँ से आ गया? ये तो गोल्ड स्टैंडर्ड है इसका, जिसको आप कहें कि एंडोमेट्रियोसिस है, उसका डायग्नोसिस ही लेप्रोस्कोपी पे कंफर्म होता है। आपने इफ नेसेसरी कर दिया। जी सर सॉरी सर। To confirm the diagnosis, I'll do laparoscopy diagnostic. I will do laparoscopy. जी सर। जी। Sir, then I will consult my patient, sir, regarding the diagnosis very empathetically, and I will give her support because this is a very difficult diagnosis for her. And then after that, I will involve the multidisciplinary team, which will include me as a gynecologist and a surgeon and a surgeon anesthetist. Sir, may I continue, sir? नहीं देखो ना, डायग्नोसिस हो गया, अब उसके आगे पे अब ट्रीटमेंट बोलो ना, क्या करोगी? मेडिकल दोगी, सर्जिकल दोगी, क्या करोगी? Sir, the treatment option include medical and the surgical. But as my patient is keen to conceive, so the medical management in medical management, I can only give her NSAIDs and other painkillers, but not the hormonal treatment. So I will counsel her regarding the surgical management, in which I will counsel her regarding the laparoscopy or laparotomy if the facilities are not available. And then I will, sir, prepare my patient according to a WHO surgical safety
surgery checklist, will have her anesthesia evaluation, and will arrange blood and take consent, inform consent, and after that I will go for the laparotomy or the laparoscopy, and during the surgery I will stage the endometriosis and will check for the status of the uterus, pouch of Douglas, the patency of the tubes, and the ovaries also, and after तो staging देखे I will देखे कोमल, आपको तो बड़ी प्रैक्टिस की जरूरत जी है। सर Don't waste your time. 5 मिनट पूरे भी हो गए। Don't waste your time. नहीं, ऐसा नहीं होता। तभी तो आप लोग फेल हो जाते आने के बावजूद। ये ही आप, योर टिपिकल केस, आपको आता है, कहना नहीं आता, कहना नहीं आता। आप लेप्रोटमी की प्रेपरेशन, एनेस्थीसिया, ब्लड, ये वो मल्टी डिसिप्लिनरी की तरफ चली गई। ठीक है, किताब में ये लिखा हुआ है, आपके पास टाइम। इफ पहले तो यहाँ पे ये आपने ये लफ्ज नहीं बोला, मेडिकल ट्रीटमेंट आपने कहा मैं बिल्कुल नहीं दूंगी इसको, चलो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए। इफ मेडिकल ट्रीटमेंट, लफ्ज यही बोल दीजिए, स्पेसिफिक दवाइयां ना बोलें, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ओसीपी, एंड्रोजन, जो भी है, टेनोजोल, कुछ ना बोले। आई विल डिस्कस विद मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट, एंड जो भी डिसीजन होगा वो मैं करूंगी। बस इतना सा बोलो। फिर बोलने के साथ ही ये भी बोलो, कीपिंग इन व्यू हर सब फर्टिलिटी, मैं उसके भी इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट करूंगी। ये अल्फाज बोलने हैं। आपने सब फर्टिलिटी का एक लफ्ज नहीं बोला उसमें, टाइम पूरा हो गया। सर उसकी जगह मैंने कहा कि शी जी, keen to फिर ये conceive, इसकी sir. प्रैक्टिस कीजिए, आप घड़ी रख के प्रैक्टिस कीजिए। रिमेन फोकस्ड। चले, फिर भी आप यू डन रीजनेबली वेल, नॉट टू बैड। चले, अगला मरीज, अगली है सफिया बीबी, डीजी खान सर। आपका केस तो निस्बतन आसान है। मैं समझा था उसको हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो उतनी डिटेल में हो ना सका। चले, कोई बात नहीं। लेकिन अगला पेशेंट है जी, एज 32, शी इज पैरा 3, comes to you and complains of pain lower abdomen with severe dysmenorrhea. On examination, she has tenderness in the pelvis and cystic mass on the left side, 6 centimeter by 6 centimeter. जी सर। आपने उसकी CA 125 करवाया, वो 76 है। बोलिए जी, ट्रीटमेंट, हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? Assalamu alaikum. My name is Dr. Sofia, one of the exam candidate. I have फिर read वही the माय नेम कहने की जरूरत नहीं है, अभी बोला मैंने, म्यूचुअल इंटरेक्शन। क्यों आपने, तुम्हारा नाम बड़ा खूबसूरत है, मुझे बड़ा पसंद है, सफिया सफिया सफिया, मैंने 3 दफा कह भी दिया, लेकिन इम्तिहान में कहना जरूरी नहीं है। ठीक है सर। After mutual introduction, I will complete the missing biodata of my patient, and we will take the focus history relevant to her presenting complaint, which is the lower abdominal pain and severe dysmenorrhea. I would like to inquire more detail about this. What is the site of the pain, onset of the pain, characteristic of the pain, and severity of the pain, any aggravating and relieving factor of the pain. Along with this, I would like to inquire about the detail of her severe dysmenorrhea, whether the pain started at the start of the menstrual cycle, before the cycle, or it started at the end of the cycle. Along with this, I would like to inquire
whether the pain worsens with the days of the cycle or it relieves. I would like to inquire that is there any history of foul smelling vaginal discharge, or after taking the detail of her severe dysmenorrhea, I will take the detail whether she took any treatment for this problem or not, and any investigation done so far. I will take the detailed gynecological history of my patient, which will include her whether my patient is practicing any contraception or not, or her pap smear report with date. Any significant medical and surgical history of my patient, what is the socioeconomic status of my patient, any drug allergy to my patient, and any drug taking continuously, and whether my patient is smoker or not. After taking the history of my patient, then I will perform the examination of my patient. I will do the general physical examination of my patient, then I will do her abdominal examination. I will do the inspection and palpation of my patient to assess any stria, star mark, prominent veins, and pulsation, and detail of her abdominal mass as it is standard already mentioned to me. I would like to inquire what is the site of this mass, and whether it's the underlying skin is attached or not, or the margin and consistency is mentioned. What are the margins, and lower limit is reachable or not. Along with this, I will also assess for any visceromegaly and tenderness of the abdomen. Then I will do the local examination of my patient to assess the uterine size, mobility, tenderness, and fixity, and any adnexal pathology. I have done with my examination, sir. नहीं देखे ना, मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि एग्जामिनेशन पे उसको 4 सेंटीमीटर की सिस्ट है, तो पेल्विक एग्जामिनेशन में उसको जरा हाईलाइट कीजिए कि चूंकि 4 सेंटीमीटर की पर एब्डोमेन तो पेल्पेट नहीं होती, आपने उसको कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन वो पेल्विक एग्जामिनेशन में होती है फील। फिर वो बोलिए कि जी वो सिस्ट का साइज क्या है, टेंडर है नहीं है, और चूंकि एंडोमेट्रियोसिस डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए पाउच ऑफ डगलस में नोडुलैरिटी का लफ्ज जरूर बोलिए, और यूट्रस की मोबिलिटी आपने बोली कि लफ्ज बोलिए, रिट्रोवर्टेड फिक्स तो नहीं है, ये अल्फाज बोलिए। तो चले, हो गए, ये आपने फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, आगे चलिए। Sir, now I would like to see the detail of her investigation, her baseline investigation, specific investigations. In specific investigation, I would like to see her transvaginal ultrasound for transvaginal ultrasound for endometrial thickness, endometrial myometrial junction, and any adnexal pathology. Along with this, the detail of her cyst, as size is already mentioned. I would like to see her other feature, whether this is a simple cyst or hemorrhagic, or whether the blood flow is in the cyst or not. Good. Or some solid components. हो गया, चलते जाए। Sir, my further investigation will depend upon the finding of her TVS scan. CT तो बड़ा ही कोई ज्यादा यूजफुल नहीं है, MRI पे। MRI पे? CT इतना यूजफुल नहीं होता इनमें, सिस्ट में, MRI होता है। जी। MRI करूंगी, चलो वो भी हो गया। फिर सर मैनेज करूं अब? पता नहीं, मुझे नहीं पता। सर बाकी मजीद इन्वेस्टिगेशंस नहीं करानी। अगर आपके ख्याल में कंप्लीट हो गया तो आगे चलो, अगर आपके ख्याल में कंप्लीट हो गया तो गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको CA 125 बताया है। 76 उस पे कमेंट कीजिए।
कि CA 125/76 है, तो इसका मतलब क्या है? क्या मैं दोबारा भी करूंगी कि नहीं करूंगी? सर ये CA जो इन्वेस्टिगेशन आज का ये टिप आपको, जो इन्वेस्टिगेशन बताई जाए, जैसे आपने TVS में सिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक का मैं पता करूंगी, वेरी गुड, क्योंकि मैंने सिर्फ सिस्ट की 4 सेंटीमीटर की मेजरमेंट बताई थी। फिर दूसरी बात, मैंने आपको CA 125 बताया, आप उसके मतलब कुछ ना बोली, आपका नेगेटिव मार्क हो गया। तो इसलिए CA 125 भी मैंने बोला, इस पे कमेंट कीजिए। 76 सिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट है, क्या करेंगे आप? इसको रिपीट करें, क्या करें? Sir, CA 125 is not specific in the reproductive हाँ, तो age. ये बोलना था ना, Yes, sir. ये आपने बोला नहीं है। Yes, sir. जो इन्वेस्टिगेशन आप आज की टिप, जो इन्वेस्टिगेशन बताई जाए कि इसके ये इन्वेस्टिगेशन हो चुके हैं, उनके मतलब कमेंट कीजिए जी सर। कि इसका CA 125 हुआ है, 76 वो इनसिग्निफिकेंट है, या जी ये सर। कह दीजिए मैं इसको रिपीट कर लूंगी, एंड इट विल बिकम सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड इट गोज बियॉन्ड दिस लिमिट। इस तरह जी से सर। बोलिए ताकि एग्जामिनर को पता हो, आपको पता है CA 125 का मतलब क्या है। जी सर। चलो जी, हो गया, फिर आगे चलो। My further management will depend upon the fertility wishes of the patient and the impact of this problem on her quality of life. I will empathically approach my patient and will counsel my patient regarding the suspected diagnosis. I क्या will involve my... जी आपने सर। तो कोई डायग्नोसिस ही नहीं बनाया अभी तक, क्या जी बनाया? सर। मैं आगे वो लेप्रोस्कोपी करने के लिए वही डिस्कस करना चाहती हूँ मैनेजमेंट नहीं, में पेशेंट। देखो बताइए, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि she needs or she requires diagnostic laparoscopy to make a definitive diagnosis, ये अल्फाज बोल रहे हैं आप। ठीक है सर। और सर फिर उसको मैं काउंसल करूंगी और फिर करूंगी। ठीक है सर। ठीक है, चलो जी, आपने डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी की, फिर क्या करेंगी? I will perform the diagnostic laparoscopy after counseling of my patient, and I will follow the WHO safety checklist. I will involve multidisciplinary team for the management of my patient. Which will मैनेजमेंट आई नहीं कुड़िए, sir during बस लेप्रोस्कोपी पे तो उसको डायलेट कीजिए कि जैसे आपने कहा कि WHO की, कि मैं उसकी देखूंगी कि कौन सी स्टेज पे है वो। जी सर, I will state the disease ये and पहले डायग्नोसिस करूंगी, कंफर्म कि whether it is endometriosis, if it is endometriosis, उसकी स्टेजिंग करूंगी, ताकि फिर उसके मुताबिक उसकी प्लान ऑफ एक्शन होगा। यस सर। फिर प्लान ऑफ एक्शन में वो बात जो पहले बोली आपने कि अब पैरा 3 तो है, उसकी फर्टिलिटी के प्लान क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। यस सर। चलो फिर ये दोबारा बोलो, डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी। I will perform the diagnostic laparoscopy for the confirmation of my diagnosis. I will follow the WHO safety checklist during the surgery, and I will state the disease during the surgery and take sample from the ये सर्जरी कहाँ से आ गई? ये तो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इसमें सर्जरी तो कर ही नहीं रही आप कुछ। यस सर। ये तो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, यस सर। डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी। यस उसके बाद उससे सर्जरी डिस्कस करेंगे कि तुम्हारा स्टेज ये है, स्टेज 1 या 2 है, तो क्या उसकी सर्जरी करेंगी कि मेडिकल करेंगी? 3-4 है तो सर्जरी करेंगी, तो क्या उसको एडवाइस करेंगे? इस तरह से ये स्टेज से हमने आगे चलना था, जिसमें इतना सारा वक्त हमारा चला गया। यहां से आपको चलना था आगे कि मैं उसकी डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करूंगी और फिर WHO के मुताबिक स्टेज करूंगी, फिर डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज
उसकी मैनेजमेंट डिसाइड करूंगी। आई विल डिस्कस विद द पेशेंट, अगर स्टेज 1 2 है तो ये करूंगी, स्टेज 3 4 है तो ये करूंगी। ये बताने के साथ आप पास होती। जी सर। चलो जी, डायग्नोसिस लैप्रोस्कोपी हो गई, फिर क्या करूं? सर कंफर्मेशन हो गई एंडोमेट्रियोसिस की। हाँ हो गई। After doing the diagnostic laparoscopy and confirmation of the disease, I will discuss with my patient about the most probable diagnosis, and I will discuss with my patient all the treatment option available to her in the form of analgesia or hormonal treatment. And analgesia, it depends upon the fertility wishes of my patient and the choice of my patient. Analgesia can be given in the form of paracetamol, NSAID, and codeine, and hormonal treatment could be given in the form of progesterone, oral progesterone, Mirena, and along with this GnRH agonist as a second line treatment. And they will go through according to the wishes of my patient. हाँ, लेकिन थोड़ा सा आपने डायलेट करना था, क्योंकि पैरा 3 मैंने जानबूझ के रखा हुआ है। जी। कि आपने 2-3 दफा बोला विशेस ऑफ हर फर्टिलिटी। इफ हर फैमिली इज कंप्लीट and it is a disease which is stage 3 or 4, then preferably the treatment is clearance. यहाँ तक पहुंचना था। ठीक है सर। क्योंकि मैंने पहले जब इंट्रोडक्शन टू एंडोमेट्रियोसिस बोला, उसमें बोला कि असली इलाज एंडोमेट्रियोसिस का है BSO। बोला था नहीं? जी जी सर। अब ये पेशेंट को मैंने पैरा 3 इसीलिए रखा है कि अगर उसकी फैमिली कंप्लीट है, ऑल्दो शी इज 32, लेकिन उसका जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो है TAH and BSO if she is stage 3 and 4। यस सर। यहाँ तक पहुंचना था आपने। जी सर। फिर बोलो, 3-4 मिनट है। After confirmation of diagnosis by the diagnostic laparoscopy, I will counsel my patient regarding the available treatment option to my patient. Number 1 is non-hormonal. Stage of the disease पहले बोलो ना, stage। I will state the disease during the diagnostic laparoscopy, and after that the patient ना काउंसल भी उसको ये करना है, तुम्हारी डिजीज बहुत एडवांस है, तुम्हारी डिजीज अर्ली है। ठीक है सर। ये काउंसलिंग में I will perform the diagnostic laparoscopy for the confirmation of my disease and staging of the disease. Then I will counsel my patient regarding the stage of the disease and suspected diagnosis, and will discuss with my patient all the treatment available to her. Number 1 is the non-hormonal, number 2 is the hormonal treatment, and number 3 is the definite treatment in the form of TH and BSO. And my treatment will depend upon the fertility wishes of my patient and the choice of my patient. Although the definite treatment is the stage of the disease and the stage of the disease. Although the definite treatment of definite treatment of endometriosis is TH plus BSO, but keeping in view that it can the recurrence of disease can occur. After that, I will put my patient on the HRT till the age of natural menopause. I will. Good. Thank you. Thank you. कोई थर्ड वॉलंटियर है? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था इसमें से जो आपने मुझे सिनेरियो दिया था। डॉक्टर सफिया। जी 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 बोलिए। सर आपने मुझे सिनेरियो में दिया 4 into 4 सेंटीमीटर की सिस्ट है, टेंडर मैस है। मैंने जब डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी परफॉर्म की, सिर्फ उसमें डायग्नोसिस करनी थी या ये सिस्ट रिमूव कर देती मैं तब? जी not during diagnostic unless you had counseled के फिर ऐसा कहो, while doing diagnostic laparoscopy I will counsel my patient that if the cyst seems benign and I'll do or cystectomy or oophorectomy according to the stage of the cyst। ये कह दीजिए, फिर बोलिए। जी सर।
लेकिन काउंसिल में फिर ये लफ्ज पहले बोलिए, आई विल ठीक है काउंसिल दैट वी आर गोइंग डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी, बट क्योंकि आप ये बात याद रखिए, डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी होती है 5 मिनट में। कोई भी प्रोसीजर ऑपरेटिव, सिस्टेक्टमी, उफ्रेक्टमी, कोई भी लैप्रोस्कोपिक, वो होती है 2-3 घंटों में। इसलिए ये याद रखिए कि अनलेस यू गो प्रिपेयर्ड कि जी मैंने इसकी ऑपरेटिव लैप्रोस्कोपी करनी है, तो डायग्नोस्टिक को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता फौरी इनटू ऑपरेटिव। जी सर। ये उसकी डिफिकल्टी है। चले, कोई और वॉलंटियर है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं एक डॉक्टर इज्जत सवाल है। कराची से। डॉक्टर इज्जत? सर हाँ, जी सर। डॉक्टर इज्जत कहाँ से बोल रही है? सर कराची से बोल रही हूँ सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके लिए बहुत दुआएं। सर मेरा पार्ट 2 क्लियर हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। और आप माशाल्लाह, चले, बड़ी खुशी की बात है जी। आप तो बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी डिस्कशन में। जी सर इसीलिए सर बहुत अरसे के बाद सर मैंने आपकी क्लास, सर बीच में क्लासेस नहीं हो रही थी ना, तो इस वजह से सर मैं आपके लिए वो नहीं कर सकी। और मेरी आपके लिए बहुत दुआएं हैं सर, अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी जिंदगी दे। आप बिला किसी लालच के सर बहुत ज्यादा मेहनत से और बहुत ज्यादा सिंसियरली पढ़ाते हैं सर। ऐसे लोगों की कमी बहुत ज्यादा है। और मेरी आपके लिए बहुत दुआएं सर, अल्लाह आपको सेहत के साथ बहुत लंबी जिंदगी दे। बस आपकी आमीन। दुआ, मेहरबानी आपकी दुआओं की, और अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले और तरक्की दे आप। चले, तो फिर इज्जत तो पास हो गई है, कोई और है वॉलंटियर 2-3 मिनट के लिए? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आप जैनब, आप कहाँ से बोल नहीं रही हैं? सर, मैं डॉक्टर यास्मीन। डॉक्टर, यहाँ तो यास्मीन जैनब आ रहा है, आप सर। कौन सी? सर मैं डॉक्टर जैनब यास्मीन लारकाना से बात कर रही हूँ। यास्मीन लाड़काना से बोल रही जी जी सर, वो जैनब के नंबर से बात कर रही हूँ ना, इस वजह से। आपको मैं याद हूँ? लाड़काना की तो कितनी दफा तो तुम बोली हो। पास हो गई हो क्या अभी? मुझे भी सर, मैं भी पास कर लिया। आप आई ही नहीं क्लासेस में, तो इस वजह से आपको शुक्रिया कर नहीं पाई। चलो, अब आपने कर दिया, बहुत मेहरबानी आपकी। मैं तो 1 महीने के लिए थैंक गायब यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा था। बना दिया। हर वक्त सुना भी, हम लारकाना वालों को भी जो है मौका मिला, इस वजह से हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया बोलने के लिए, सीखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मुझे तो खुशी होती है जब आप थैंक यू पास की सर। खबर देते। हालांकि उसमें मेरी कंट्रीब्यूशन तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, आप लोग की मेहनत है, लेकिन फिर भी क्या हम भी शामिल हैं इसमें, बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू यास्मीन। हाँ, तो अब तो टाइम भी खत्म हो गया, तो 2-3 मिनट है। सर सर अस्सलाम वालेकुम। सर एक चीज पूछना चाह रही थी, ये पिछला केस था ये लेप्रोस्कोपिक वाले का, तो ये जो क्लियरेंस है, अगर थेरापेटिक और डायग्नोस्टिक सेम टाइम पे मतलब काउंसलिंग हमने कर दी, मतलब पूछना मैं ये चाह रही थी कि आपने पेट मतलब खोला हुआ तो है लेप्रोस्कोपी डायग्नोस्टिक के लिए, होती तो थेरापेटिक भी है ना, अगर क्लियरेंस करनी पड़ गई, पहले से काउंसलिंग कर दी, तो मतलब तो दूसरी सिटिंग में होगा या सेम सिटिंग में क्लियरेंस करनी पड़ेगी? नहीं, अनलेस यू हैव काउंसल्ड द पेशेंट कि हम जा रहे हैं डायग्नोस्टिक करने, लेकिन थेराप्यूटिक होगी और उसका डायग्नोस्टिक का मतलब है 5-10 मिनट का प्रोसीजर, थेराप्यूटिक का मतलब है 2-3 घंटे का प्रोसीजर। तो अगर आपकी इजाजत हो, अगर डायग्नोसिस पक्का हो जाता है तो हम उसी सिटिंग में ये कर दें, फिर काउंसल करने के बाद आप कर सकती हैं। लेकिन मैंने टेक्निकल डिफिकल्टी बताई आपको कि ऑपरेशन थिएटर में डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी की जाती है हर 15 मिनट के बाद एक, 15 मिनट के बाद एक। अब उस सिस्टम में वो 15 मिनट के प्रोसीजर को आप 3 घंटे का करें तो सारा सिस्टम, आपकी लिस्ट डिस्टर्ब हो जाती है।
बाकी की डायग्नोस्टिक कब होंगी? 3 घंटे बाद फिर होंगी। और क्या होगी? आपकी टीम उसके लिए प्रिपेयर्ड है। डायग्नोस्टिक का एनेस्थीसिया टेम्परेरी है, 5 मिनट का। इंट्यूबेशन भी शायद नहीं करनी पड़ती। तो लेकिन थेराप्यूटिक का प्रोसीजर 3 घंटे का है, उसके लिए जनरल एनेस्थीसिया प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड और सारा कुछ, वो फर्क बातें हैं। इसलिए आप प्रैक्टिकली मेरी बात याद रखिए, प्रैक्टिकली के डायग्नोस्टिक को थेराप्यूटिक में या क्यूरेटिव में या ऑपरेटिव सर्जरी में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। इसलिए जनरली हमारे सिस्टम में हम कहते हैं कि जी सिर्फ डायग्नोस्टिक है, अगर कुछ निकला डिस्कस करके फिर जाएंगे प्रोसीजर, वो 3 घंटे का होगा। हम एक ही वक्त में उसको डायग्नोस्टिक को ऑपरेटिव नहीं करते। पर लॉजिस्टिक्स, हमारे लॉजिस्टिक्स नहीं, किसी आपका जहाँ पे भी है डायग्नोस्टिक के तो 4, 5, 7 जितने प्रोसीजर हैं वो लाइंड अप है, एक थिएटर में होते जा रहे हैं, हर 15 मिनट बाद हो जाता है। 5-7 प्रोसीजर 1.5-2 घंटे में हो जाते हैं। लेकिन जो ऑपरेटिव है वो एक प्रोसीजर भी 3 घंटे में होता है, मुश्किल से 2 होते हैं वहां। इसलिए इजी नहीं है, बट थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल कि आप काउंसल किया पेशेंट को कि तुम्हारी डायग्नोसिस कर रहे हैं, अगर अंदर ऐसी बीमारी निकली जिसको सर्जरी की जरूरत है, फिर क्या वो कर दे, फिर उसको प्रिपेयर करोगे आप ऑपरेटिव के लिए, राइट फ्रॉम द वर्ड गो। चले, अब तो इन बातों में ही टाइम खत्म हो गया। सर एक बात पूछनी थी सर। लेकिन जी पूछिए सर, ये जो गाइडलाइन में एक टेबल बना हुआ है समरी का कि इफ द फर्टिलिटी इज द प्रायोरिटी, तो आपने ऑफर करनी है एक्सिशन और एब्लेशन प्लस एडियोलिसिस टू द वुमन हु विद एंडोमेट्रियोसिस नॉट इन्वॉल्विंग द डीप। तो सर इसका जो हमारे सेटअप है उससे क्या रिलेशनशिप है? क्योंकि वाइवर्स में हम अगर ऐसा बोलते हैं तो फिर तो पकड़े जाते हैं हम लोग के। आप कह रही हैं कि इनफर्टिलिटी का पेशेंट है या सब फर्टिलिटी का पेशेंट है, उसकी आपने डायग्नोसिस की तो अंदर एडिशंस बनी हुई हैं और दे आर डिस्टॉर्टिंग फलोपियन ट्यूब्स, या स्पिल भी नहीं निकली, लेकिन आप उसकी जो है एडहेजियोलाइसिस करना चाहती हैं, ये पूछा आपने? जी सर, जी सर। तो ठीक है, आप काउंसिल कीजिए कि डायग्नोसिस करेंगे, यही जो मैंने कहा अभी। अगर उसके अंदर मल्टीपल एडिशंस या कोई ऐसी बीमारी निकली, फिर थेराप्यूटिक या ऑपरेटिव लेप्रोस्कोपी होगी बाद में, आफ्टर काउंसलिंग बाय पेशेंट। और सर यही सेम पेशेंट जो है ना, फिर क्योंकि फर्टिलिटी डिजायर है तो हम इसे फॉलो अप पे हार्मोन भी नहीं दे सकते हैं ना, कि क्योंकि शी वांट टू कंसीव। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। ये याद रखिए कि हार्मोन ट्रीटमेंट ऑफ ये मैं यही पॉइंट डिस्कस करना चाहता था ये 2-3 मिनट में। तो हार्मोन ट्रीटमेंट जो है वो उसकी फर्टिलिटी के चांसेस को इम्प्रूव नहीं करता, चाहे जोलाडेक्स है, जोलाडेक्स तो मैक्सिमम है ना। जी सर। तो उससे पहले डेनोक्राइन या डेनाजोल है, उससे पहले ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन है, ओसीपी या किसी और शक्ल में, ये सारे के सारे उसकी फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ाते नहीं है। तो ये आपने बड़ा अच्छा, मैं यही पॉइंट बनाना चाहता था यार। अच्छा, और सर यही जो पेशेंट होगा जिसे हम हार्मोन भी नहीं दे रहे हैं और हमने फिर सिर्फ आप कंजर्वेटिव देंगे ओनली फॉर रिलीफ ऑफ पेन। ओके, पेन रिलीफ के लिए। अच्छा सर, इसका इसी पेशेंट का अगर हम फॉलो अप करते हैं ना, तो उसका सर फॉलो अप कैसे होगा सर? यही पेशेंट जो सिंपल एंडोमेट्रियोसिस स्टेज 1-2 पे था, हमने डियोलिसिस और एब्लेशन की और हार्मोन ट्रीटमेंट भी अब हम सिर्फ पेन रिलीफ के लिए दे रहे हैं, मतलब पेन रिलीफ के लिए दवाई वो दे दीजिए 2-3 महीने के लिए while you are preparing for our ART। ओके 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 सर, ओके, थैंक यू सो मच। ART ट्रीटमेंट भी तो ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ऐसे तो नहीं हो जाता। बिल्कुल सर, ठीक हो गया। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। चले, थैंक यू वेरी मच।
बड़ी खुशी हुई मुझे वापस आके आप लोगों से बात करने में, और दो आप में से इज्जत और यास्मीन पास भी हो गई। इट encourages me, my heart is gladdened। अल्लाह करे कि आप सब पास होती जाएं, इसी तरह पास हो जाएं। और आमीन सर। मेरा थोड़ा बहुत ये हेल्प अगर है तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उसकी बरकत है। यही हमारा काम इसी तरह चलता रहे तो सर उसकी नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा सर? नेक्स्ट वीक का टॉपिक क्या होगा सर? मैंने तो नहीं सोचा, आप बता दीजिए। सर आपने अभी ये क्रोनिक पेल्विक पेन की एक मतलब डीडी पढ़ाई है ना, अभी हम एंडोमेट्रियोसिस पे डीप गए ना, तो बाकी जो चीजें इससे रिलेटेड हैं वो भी पढ़ा लें ताकि सारा ही चले कवर हो जाए। चले फिर पेन लोअर एब्डोमेन जी सर, ये कर ले, जिसमें एडिनो आएगा, फाइब्रॉइड आएगा और बाकी सारी चीजें जो सब आती हैं। वही आ जाएगा। जी पेन सर, लोअर एब्डोमेन अगली दफा। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज।